Hello everyone. Is this in this lecture we will see मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या क्या है ये सब देखेंगे और उसके क्या क्या फीचर हैं और इस कितने टाइप की होती है। हमने ट्रेडिशनल अप्रोच हमने देख ली थी। सबसे पहले मॉडर्न अप्रोच का एम क्या, पॉलिटिकल साइंस को एक साइंस बनाना, और उसने ये ट्राई भी किया है। तो स्टडी, जो स्टडी मतलब की सिस्टमेटिक है, वेरीफिएबल है और वैल्यू फ्री है, वही मॉडर्न अप्रोच है। बस इतना समझ लो। वेरीफिएबल है, वेरीफाई करेंगे साइंस में जैसे फैक्ट को करते हैं। वैल्यू फ्री है, कोई वैल्यू मतलब नहीं है, जैसे कि लिबर्टी, इक्वलिटी, इन पे ज्यादा फोकस नहीं करते। सिस्टमेटिक है, एक सिस्टम है। अब सिस्टमेटिक है तो सबसे पहली अप्रोच ही सिस्टम अप्रोच है। सिस्टम अप्रोच क्या होती है ये देखेंगे। सबसे पहले सिस्टम अप्रोच का काम है लिमिटेशन। जो ट्रेडिशनल अप्रोच में आई थी उसको एड्रेस करने के लिए आई है सिस्टम अप्रोच। ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या थी, वही जिसमें तीन मेथड थे। ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रिजर्व करना सिस्टम को रेदर देन लॉस्ट द सिस्टम। जो सिस्टम चल रहा है उसको प्रिजर्व करना। अब सिस्टम क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा। एक्स्ट्रा इंस्टीट्यूशनल वेरी, जो भी मतलब वेरिएबल हैं, उनको प्रिजर्व करना, ऐड करना, जो पॉलिटिक्स को सेव करते हैं। और साइंटिफिक मेथड को डेवलप करना, नए नए मेथड को, डाटा, फैक्ट, ये सब चीजें इंपेरिकल, सॉरी इंपेरिकल तो ट्रेडिशनल में आ गया, मतलब साइंटिफिक मेथड को नए नए को डेवलप करना। अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या था डेविड ईस्टन का, कि इस मॉडल को यूनिवर्सल बनाना है। कि इस मॉडल को यूनिवर्सल बनाना है। ये अप्रोच किसने दी थी, डेविड ईस्टन ने। तो सो दैट क्या हो, जो नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड है वो भी इसमें इंक्लूड हो सके। क्योंकि ना ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने देखा था कि वो वेस्टर्न के बारे में ज्यादा बातें कर रहे थे, वो वेस्टर्न टिल्टी थी, वो बाइस थी। इसमें जो डेविड ईस्टन ने लेके आया कि देखो हम क्या करते हैं कि इसको यूनिवर्सल बनाने की कोशिश करते हैं, जो नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड है उनकी कंट्रीज को भी हम स्टडी कर सकें। अब इसके ऊपर इन्फ्लुएंस किस किस का हुआ है ये देख लेते हैं। तो इसमें इन्फ्लुएंस सबसे पहले को तो जो सोशियोलॉजी है, ठीक है, एक अपने जो थिंकर हैं सोशियोलॉजी के, टालकोट फेरजोन। ठीक है। टालकोट फेरजोन, उन्होंने एक मॉडल डेवलप किया था सोशल सिस्टम का मॉडल। कहाँ, सोशियोलॉजी में। ठीक है। तो ऐसा ही सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम का मॉडल हमने पॉलिटिकल साइंस में डेवलप करने की कोशिश की है। जैसे सिस्टम अप्रोच, उसी का नाम है सिस्टम अप्रोच। ठीक है। जो सिस्टम अप्रोच है सोशल साइंस में, वो रिजल्ट है किसका, ग्रीवियंस सिस्टम थ्योरी। जो कि किसने दी थी, ग्रीवियंस सिस्टम थ्योरी किसने दी थी। सिस्टम अप्रोच किसका रिजल्ट है, ग्रीवियंस सिस्टम थ्योरी, जो कि लुडविग वोन ने दी थी। किसने दी थी, लुडविग वोन ने। अब इसमें क्या है, इसने बोला था कि इंटीग्रेट कर दो नॉलेज और डिसिप्लिन दोनों। ठीक है। तो उससे एक ग्रांड थ्योरी डेवलप होगी और उसी थ्योरी का नाम था सिस्टम थ्योरी। ठीक है। तो इसी से ये सिस्टम अप्रोच निकले। अब सिस्टम क्या होता है सबसे पहले ये समझ लो। स्टेट मतलब सेट ऑफ एलिमेंट इन द स्टेट ऑफ इंटरेक्शन। स्टेट में जितने भी सेट ऑफ एलिमेंट होते हैं उसी को सिस्टम बोलते हैं। अब सिस्टम अभी समझ में नहीं आएगा, ये कंपोनेंट से समझ में आएगा। डायरेक्ट आप डायग्राम देख लो। मान लो ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है। पॉलिटिकल सिस्टम के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। एक इनपुट फंक्शन है, एक आउटपुट फंक्शन है। मान लो ये एक मशीन है, मशीन के इनपुट फंक्शन, आउटपुट फंक्शन है। इनपुट में क्या है, डिमांड है, डिमांड है। उसके बाद आउटपुट में क्या है, डिसीजन है, पॉलिसी मेकिंग है। ठीक है। अब ये इनपुट जब हम देंगे, तो ये कोई भी मशीन है, जब हम उसको इनपुट देते हैं तो वो प्रोसेस करती है, फिर आउटपुट आता है। ठीक है। मान लो कोई भी मशीन है, जैसे कि आप ये लगा लो कि गन्ने का जूस की मशीन है। अब स्टार्टिंग में उसमें गन्ने डालेंगे, जब गन्ने डालेंगे तो उसमें क्या होगा, इनपुट आएगा। अब इनपुट आएगा, सॉरी इनपुट देंगे तो वो प्रोसेस करेगी गन्ने को, फिर वो जूस निकालेगी आउटपुट की फॉर्म में। ऐसे ये पॉलिटिकल सिस्टम है, मतलब जिसमें क्या है कि आउटपुट मिलता है इनपुट देने के बाद, और आउटपुट में अगर कोई इश्यू आ जाए तो हम फीडबैक देते हैं, तो वापिस से फिर वो प्रोसेस होकर आउटपुट में आता है। ये है सिस्टम। अब पॉलिटिकल भी ऐसे ही मशीन की तरह इसको एक सिस्टम माना गया है, जिसमें डिमांड को इनपुट माना गया है। ठीक है। और आउटपुट डिसीजन मेकिंग को माना गया है। ठीक है। तो जब आउटपुट डिसीजन मेकिंग को माना गया, डिमांड को इनपुट माना गया है, तो डेविड ईस्टन ने क्या बोला, सिस्टम एक मशीन है जो कन्वर्ट करेगी इनपुट को किसमें, आउटपुट में। ठीक। अब कंपोनेंट देख लेते हैं क्या क्या होंगे। बाउंड्री होगी, इन्वायरमेंट होगा। अब बाउंड्री कौन सी होगी, अब ये बाउंड्री है सिस्टम की, और ये क्या है, इन्वायरमेंट। मतलब अब बाउंड्री किसको बोलेंगे, बाउंड्री मीन दोज फैक्टर विच आर हैविंग नो इफेक्ट ऑन फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, नॉट रिलेवेंट फॉर रिसर्च। ना तो उनका कोई इम्पैक्ट है, ना रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट है। जो बाउंड्री पे एलिमेंट है उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो इन्वायरमेंट क्या है,
इन्वायरमेंट क्या है? वेरिएबल विच इम्पैक्ट फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। अब डायरेक्ट समझ लो, जो वेरिएबल पॉलिटिकल सिस्टम की फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करेंगे वो इन्वायरमेंट है, और जिनका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा वो बाउंड्री है, बस। अब ये आपको समझ में आ गया, डिमांड क्या है, आउट इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। डिमांड में ना हमने देखा डिमांड इनपुट में होती है, तो डिमांड में चार टाइप की डिमांड होती है, जैसे कि ईस्टर्न ने जो दी, फोर टाइप ऑफ डिमांड। एलोकेशन ऑफ गुड की होती है, रेगुलेशन की होती है, पार्टिसिपेशन की होती है, कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन की होती है। एलोकेशन ऑफ गुड कैसे, मतलब कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है वो डिमांड, ठीक है। रेगुलेट, रेगुलेशन में क्या है, पब्लिक ऑर्डर कैसे रेगुलेट करना है, ये भी डिमांड आ सकती है किसी सिस्टम से। वोटिंग एंड रिप्रेजेंटेशन की, वोटिंग एंड रिजर्वेशन की भी डिमांड आ सकती है, वोटिंग की भी डिमांड आ सकती है, जैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी में किसके लिए वोटिंग कराओ, ठीक है। रिजर्वेशन, हमें रिजर्वेशन दो, ये भी आ सकती है। पब्लिक ऑर्डर की सेफ्टी करो, कहीं पे कोई इंसिडेंट हो गया, बोले कि सेफ्टी बढ़ाओ, फीमेल की सेफ्टी बढ़ाओ, ये क्या है, डिमांड है। कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन, कि हमें इन्फॉर्मेशन दो कि सब लोग जाते कहाँ है, सब पैसा कहाँ जाता है, आरटीआई आरटीआई लेके आए, ये क्या है, डिमांड है। ये क्या है, इनपुट है। ये सारी चीजें क्या है, इनपुट है। चार टाइप की डिमांड जो ईस्टर्न ने दी थी। उसके बाद सपोर्ट, पॉलिटिकल सिस्टम को सर्वाइवल करने के लिए लोग कैसे सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि लोग क्या करेंगे, लॉ को फॉलो करेंगे, पे ऑफ टैक्स करेंगे, ठीक है। तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं तभी तो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, ठीक है। सपोर्ट, ये मेटेरियल सपोर्ट भी हो सकता है, जैसे पेइंग करना टैक्स को, ओबीडियंस करना लॉ को, ठीक है, ओबीडियंस करना लॉ को। उसके बाद क्या है, पार्टिसिपेटरी सपोर्ट, पार्टिसिपेशन करेंगे, वोटिंग में पार्टिसिपेट करना, पेइंग अटेंशन टू गवर्नमेंट कम्युनिकेशन एंड रिस्पेक्ट द अथॉरिटी, अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। अब कोई आपका चालान काट रहा है तो आप कटवा लोगे, भाग भी जाते हैं लोग, लेकिन अब काट रहा है तो कटवा लोगे चालान, ठीक है। कोई ऑफिसर है तो उसके साथ रिस्पेक्ट से बात करोगे, ठीक है। तो ये चार टाइप के सपोर्ट होते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम देखते हैं जैसे कि आउटकम, आउटकम मतलब डिसीजन, और पॉलिसी, पॉलिसी बोलते हैं सेट ऑफ डिसीजन। अब आउटपुट देखते हैं, आउटपुट कितने टाइप के होते हैं, चार टाइप के। अब आउटपुट से क्या होगा, आउटपुट जब इंटरेक्ट करेगा इन्वायरमेंट के साथ, और इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करके अगर उसको लगा कि ये आउटपुट सही नहीं है, मान लो, तो वो फिर वापस से इनपुट में भेज देगा, और वापस से भेजने को बोलते हैं फीडबैक। फीडबैक हम देखो दिखाता हूँ, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। अगर कुछ पॉलिसी अच्छी नहीं लगी, फीडबैक, वापस से गई, फिर से ठीक हो गएंगी, फिर भी अच्छी नहीं लगी, फिर जाएंगे, ये एक लूप बन जाता है पूरा साइकिल, ठीक है। फीडबैक बोलते हैं ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ठीक है। तो अब जनता की जो ग्रीवियंस जाएगी होगी उसको वापस से भेज दिया, जैसे कि मान लो फार्मूला था, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, उसमें क्या था, इनपुट दिया, प्रोसेस हुआ, आउटपुट आया, लोगों को अच्छा नहीं लगा, वापस से गवर्नमेंट को भेज दिया, किसको, ठीक करो, गवर्नमेंट ने उसको रद्द कर दिया, खत्म हो गया। तो दैट इज द सिस्टम। उसके बाद क्या है, जो आउटपुट है वो कितने टाइप का होता है, चार टाइप का। डिसीजन फॉर एक्सट्रैक्शन, रेगुलेशन, एलोकेशन और सिंबॉलिक, ये चार टाइप का होता है आउटपुट की फॉर्म में, ठीक है। टैक्स कितना बढ़ाना है या घटाना है, रेगुलेट क्या करना है, कितने लॉ बनाने हैं, ऑर्डर करने हैं, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करना है। एलोकेशन, किसी भी मटेरियल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको कितना मिलेगा, ये आउटपुट है। सिंबॉलिक, नेशनल सिंबल का रिस्पेक्ट करना, ये सारे आउटपुट में आ जाते हैं। अब इसकी अप्रोच की हम लिमिटेशन देख लेते हैं, क्या क्या इसकी लिमिटेशन हो सकती है। सबसे पहले तो ट्रेडिशनलिस्ट ने इसको, ये इम्प्रूव करने किसको आई थी, ट्रेडिशनलिस्ट को। अब इन्होंने इसको बोला कि ये अननेसेसरी जार्गन है और ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझ में तो कुछ आता नहीं, इन्होंने ऐसे ही बना दिया। उसके बाद क्या है, एक्सक्लेमेटरी पोटेंशियल नहीं है, मतलब कि ये सिर्फ इनिशियल फेज में यूज हो सकती है, इसमें वैल्यू ही नहीं है, तो ये फाइनल फेज में कैसे यूज होगी, थ्रू आउट द प्रोसेस है ही नहीं, जब ये वैल्यू ही नहीं है इसमें, लिबर्टी इक्वलिटी जो कि हमेशा कंटिन्यू रहती है, तो वो कैसे होगी, तो ये सिर्फ इनिशियल फेज में यूज हो सकते हैं किसी भी रिसर्च के। स्टेटस कोइस्ट है, वही फैक्ट है, वही रिजल्ट आएगा ना बार बार, मार्क्सिस्ट ने बोला इसको, बोलते हैं कि यार क्योंकि स्टेटस कोइस्ट क्यों, क्योंकि हर बार यार कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करती है, कोई चेंज ही नहीं करना चाहती, जो चलता आ रहा है उसको वही चलाना, मतलब यही चलना चाहिए, वो यही चाहती है। सिर्फ मैक्रो व्यू देती है, माइक्रो व्यू देती ही नहीं, सिर्फ बार बार से बताती है, ठीक है। अब देखो ये सारी चीजें हमने देख ली, लिमिटेशन इसकी देख ली। उसके बाद क्या है, सिस्टम अप्रोच की रिलेवेंस डेवलपिंग कंट्री के लिए, डेवलपिंग कंट्री के लिए क्या है, सबसे पहले तो सिस्टम अप्रोच ने ट्राई किया है कि वो यूनिवर्सलिस्ट बने, हालांकि वो नहीं बन पाई, कि डेवलप और नॉन डेवलप, सॉरी वेस्टर्न और नॉन वेस्टर्न दोनों कंट्री को क्या करे, अपने साथ एक साथ लेके चले, ठीक है। नॉन वेस्टर्न कंट्री की जो मतलब पॉलिटिक्स है उसको अंडरस्टैंड करे वो, ठीक है, उसकी उसने ट्राई किया अंडरस्टैंड करने की, लेकिन इसका क्रिटिसिज्म भी है।
इसने कोई अल्टरनेटिव सिस्टम नहीं दिया, कोई स्कोप नहीं है इसमें, ठीक है। इसने ज्यादा बोला है कि वेस्टर्न वर्ल्ड परफेक्ट है, वही कॉमन सेंस है, वही पॉलिटिकल सिस्टम है, अगर कोई उसको फॉलो कर रहा है तो वो अच्छा है, नहीं तो वो क्या है, वो अच्छा नहीं है। तो इसने हेजेमनी ऑफ वेस्ट को क्या किया है, ज्यादा ज्यादा मतलब कि ज्यादा बढ़ावा दिया है, ठीक है। तो ये हमारी पूरी होगी कौन सी अप्रोच, सिस्टम अप्रोच। आई होप कि समझ में आ गया होगा इनपुट सिस्टम प्रोसेस क्या होता है, इनपुट आउटपुट, जैसे किसी ने मशीन का पता होगा तो वो पता कर देगा, ठीक है, वो इसको समझ लेगा। किसी ने कंप्यूटर चलाया या नॉर्मल चीजें, फैन है, जैसे फैन भी क्या है, एक मशीन है, इनपुट दिया, बटन दबाया, प्रोसेस हुआ, मोटर घूमी, हवा आई, बस ऐसे समझना है नॉर्मल, इसको कोई बड़ा हवा नहीं क्रिएट करना आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं, रिलेवेंस देख लिया हमने डेवलपिंग कंट्री के लिए, क्रिटिसिज्म देख लिया। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। अब इसमें दो बातें, स्ट्रक्चर और फंक्शन, ठीक है। गैब्रियल आर्मेंड और कोवल ने ये दी थी, जो सिस्टम अप्रोच में जो लिमिटेशन है उसको इंप्रूव करने के लिए, कि यार सिस्टम अप्रोच अच्छे से नहीं की तो इसको इंप्रूव कर देते हैं, ठीक है। ये भी इनपुट आउटपुट के बेस पे है और बिहेवियरल पे भी बेस है ये, यानी साइंटिफिक तो है ही ये, इनपुट आउटपुट पे बेस है, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने क्या कोशिश की, ठीक है, कि सिस्टम अप्रोच जब माइक्रोव्यू दे रही थी, इन्होंने बोला कि हम माइक्रोव्यू भी देंगे, अच्छा, तो इन्होंने बोला ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, कुछ आइडिया है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से क्या कर देते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे इंस्टीट्यूशनल अप्रोच हमने देखा था, कौन सी अप्रोच थी, ट्रेडिशनल अप्रोच, यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच से इन्होंने क्या किया, आइडिया को इनकॉर्पोरेट किया और माइक्रोव्यू को भी दिया, जैसे वैल्यूज वगैरह, लिबर्टी, इक्वलिटी। उसके बाद इन्होंने बोला अच्छा, वो जो सिस्टम अप्रोच थी वो तो स्टैटिक थी, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको डायनेमिक बनाते हैं, और पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच से इसने उसको डायनेमिक बनाने की कोशिश की। ये सब आगे देखेंगे क्या होता है, बस सुनते रहो ध्यान से। फंक्शनलिज्म, फंक्शनलिज्म को इन्होंने ट्राई किया लेके आने की, ठीक है, क्योंकि जो सिस्टम अप्रोच है वो भी नॉन यूनिवर्सलिस्ट, ठीक है। तो यूनिवर्सल मतलब कि यूनिवर्सलिस्ट बनाने की ट्राई किया इन्होंने, कि ये यूनिवर्सलिस्ट बन जाए, नॉन वेस्टर्न कंट्री को ये प्रेफरेंस दे, ठीक है। अब इसमें इन्फ्लुएंस किस किस का हुआ, वही है डेविड ईस्टन का हुआ एक तो, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सलिस्ट ये ज्यादा थी, इंस्पिरेशन इसने एंथ्रोपोलॉजिस्ट से ली थी, रेडक्लिफ ब्राउन और मैलनिस की। ये याद रखने जरूरी नहीं है, बस वैसे पढ़ लो, कभी पेपर में याद आए तो लिख देना, ठीक है। मतलब कि हर एक सोसाइटी को सर्टेन फंक्शन तो करने ही करने होते हैं, ये यही बोल, ठीक है। स्ट्रक्चर वेरी हो सकता है बट फंक्शन वही सेम रहेंगे, तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल फंक्शनलिस्ट अप्रोच बोला गया, ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट, ठीक है। यूनिवर्सल फंक्शन को इसने क्या दिया है, ज्यादा प्रायोरिटी दी है। इसने भी इनपुट आउटपुट में से जो मेथड है उसको चूज किया है, इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं, आगे हम देखेंगे। इसने इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को हमने देखा था इनकॉर्पोरेट किया कि ये माइक्रोव्यू को भी ऐड करना चाहता है, ठीक है। तो इसलिए ये इस अप्रोच को थोड़ा सा ट्रेडिशनल अप्रोच के नियर बाय बोला गया है। स्टैटिक नेचर को एड्रेस करने के लिए इसने डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव को अडॉप्ट किया है। अब डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव में दो टाइप की जो अप्रोच थी वो थी पॉलिटिकल डेवलपमेंट और पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है, लूशियन पाई ने दी थी। लूशियन पाई मतलब कि एक्सपोनेंट थे इसके। उसने क्या बोला था कि यार कंट्रीज को क्या करना चाहिए, डेमोक्रेसी को एज ए वे फॉर डेवलपमेंट एडॉप्ट करना चाहिए, डेमोक्रेसी को एज ए वे फॉर डेवलपमेंट एडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो पैरामीटर क्या क्या हो सकते हैं इसके, पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, डिफरेंशिएशन होना चाहिए, कि जो भी कंट्री है मतलब डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करेंगी डेवलपमेंट के लिए, इनमें एक तो लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, कैपेसिटी होगी एनफोर्स करने की ला, और डिफरेंशिएशन, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होगा, कि एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, जुडिशरी का क्या काम है, ऐसे स्पेशलाइजेशन होगा। तो अलग अलग लेवल पे कोई कंट्री मान लो वेस्टर्न है या नॉन वेस्टर्न है, ये सब देखा जाएगा। ऐसे नहीं कि सबके ऊपर एक ही थोप दिया जाएगा, नॉन वेस्टर्न कंट्री को अपने लेवल के हिसाब से ये सब करवाया जाएगा। क्रिटिसिज्म में क्या है, बाइस थी ये भी थोड़ा सा वेस्टर्न वैल्यू के लिए, अब वैल्यू इसने ऐड कर ली लेकिन ये वेस्टर्न वैल्यू ऐड कर ली, वो इशू क्रिएट हो गया। अब पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच हमने देख ली। इसी तरह से इसमें सेकंड पार्ट क्या है, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। स्टैटिक नेचर को काउंटर करने के लिए ये दो चीजें ऐड की थी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट और पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन में क्या है, डेमोक्रेसी पे ज्यादा फोकस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी एक वेस्टर्न कंसेप्ट माना जाता है, और डेमोक्रेसी के हर जगह डिफरेंट मॉडल है। ईस्ट में डेमोक्रेसी का कुछ और मॉडल है, वेस्ट में कुछ और है, अगर हम उसी पे फोकस करेंगे तो फिर ये बायस हो जाएगी ना, यही तो लिमिटेशन थी, ठीक है। फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, इसने बोला मॉडर्नाइजेशन के ऊपर, अर्बनाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर। कैसे, देखो भैया,
अगर इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन आएगा तो उससे सेकुलराइजेशन आएगा, अगर सेकुलराइजेशन आएगा तो रैशनलाइजेशन आएगा, रैशनलाइजेशन आएगा तो डेमोक्रेटाइजेशन आएगा, यानी कि जा ये भी फाइनली डेमोक्रेसी की तरफ रही है। लेकिन फाइनली क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन आया स्टार्टिंग में, लोगों के पास पैसा आया, तो वो फिर रिलीजन रिलीजन पे नहीं ज्यादा लड़ेंगे, तो वो सेकुलराइजेशन की तरफ जाएंगे, और फिर रैशनलाइजेशन, रैशनल भी होंगे, अच्छे से डिसीजन लेंगे, ठीक है, फिर वो सोचेंगे कि डेमोक्रेसी द बेस्ट गवर्नमेंट, तो वो डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ जाएंगे। तो एक प्रोसेस बता रही है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि चाइना, चाइना में स्टार्टिंग में ये आया, फिर ये भी, तो रैशनलाइजेशन। तो हम बोल सकते हैं कि चाइना डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ जा रहा है, वेस्टर्न एशियन की जो वेस्ट एशियन की जो कंट्रीज हैं वो भी डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ जा रही है। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। अभी वही चल रही है अपनी कौन सी, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, उसी का पार्ट चल रहा है। अब नेक्स्ट आ गया सॉफ्ट स्टेट क्या होता है। सॉफ्ट स्टेट इसने बोला किसको, गुनार माइडल की बुक है एशियन ड्रामा, उसमें उसने इंडिया को, या फिर एशियन जो कंट्री है कई, इंडिया इंडोनेशिया, उसको क्या बोला है, सॉफ्ट स्टेट। सॉफ्ट स्टेट क्यों, यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर है ना, लॉ एंड ऑर्डर वो इतने स्ट्रिक्टली लागू नहीं होते, उनको ब्रेक किया जाता है, और उनको ब्रेक करके अपने आप में एक अप्रिशिएट मानते हैं लोग, उसको अच्छा मानते हैं कि मैंने तोड़ा। अब ये बोल रहा है कि ये पता है क्यों मानते हैं, क्योंकि ये गांधी जी ने सिखाया है। गांधी जी क्या करते थे, नॉन कोऑपरेशन, मतलब इंग्लिश के जितने लॉ थे, कभी साल्ट लॉ ब्रेक कर दिया, कभी कुछ, तो लोगों के अंदर ये टेंडेंसी वहीं से आई है, ठीक है। उसके बाद एक प्रिज्मेटिक सोसाइटी, एफ डब्ल्यू रिग ने क्या बोला है कि जो डेवलपिंग सोसाइटी है ना वो स्टेट नहीं है भैया, वो क्या है, वो एक सोसाइटी है। सोसाइटी है कैसे, कि सोसाइटी भी वो ऐसी सोसाइटी है ना वो डेवलप्ड है ना वो डेवलपिंग है, क्यों, क्योंकि ना उनके अंदर फीचर ट्रेडिशनल वाले हैं, और वो सोसाइटी मतलब कि उनके अंदर जो वैल्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो मॉडर्न वाला डाल दिया हमने। फीचर तो उनके ट्रेडिशन वाले हैं, लेकिन जो वैल्यूज हैं वो मॉडर्न वाले डाल दी, ठीक है। तो अब जैसे कि हम इस डायग्राम से देख सकते हैं, मान लो ये लाइट है, ये प्रिज्म है, ये लाइट 7 कलर में डिवाइड हो गई। अब जैसे जो ये सोसाइटी है, ये जो ट्रेडिशनल है, मान लो इधर क्या है ट्रेडिशनल, ये ट्रेडिशनल सोसाइटी है, इधर क्या हुआ, ये इन प्रोसेस में है, लाइट टूटने की प्रोसेस में, तो यानी कि ये ट्रांजिशन में है। और यहाँ पे क्या है, डेवलप्ड, डेवलप्ड कंट्री है ये, मतलब कि यहाँ ये टूट चुकी है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन आ चुका है, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, यहाँ पे है, ठीक है। तो ये डेवलप्ड कंट्री है, ये डेवलपिंग मतलब सॉरी ये ट्रेडिशनल है बिल्कुल ही, और ये ट्रांजिशन, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में भी क्या है, 7 इनपुट आउटपुट फंक्शन है। आई होप के डायग्राम समझ में आ गया होगा। 7 इनपुट आउटपुट फंक्शन है, 7 इनपुट में 4 इनपुट है, 3 आउटपुट है। इनपुट में क्या है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ठीक है, पॉलिटिकल प्लस सोशलाइजेशन, यानी कि पॉलिटिक्स होगी साथ में सोशलाइजेशन, फैमिली, पीएन ग्रुप, स्कूल, ये सब क्या आ गए इसमें आ गए, एंड पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट, ये फर्स्ट है, फर्स्ट इनपुट फंक्शन। सेकंड इनपुट फंक्शन क्या है, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, जैसे मास मीडिया, मीडिया कैसे लोगों के साथ कनेक्ट करती है, इनपुट, तभी तो आउटपुट आएगा। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट ग्रुप क्या काम करते हैं, कितना प्रेशर बनाते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट एग्रीगेशन, पॉलिटिकल पार्टी, जब सब लोगों के सेम इंटरेस्ट हो तो सेम आइडियोलॉजी बन जाती है, तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। अब आउटपुट क्या है, आउटपुट में क्या आएगा, रूल मेकिंग होगी, रूल एप्लीकेशन होगी, रूल एडजस्टिकेशन होगी। रूल मेकिंग में क्या, लेजिस्लेचर है, बनाता कौन है, पार्लियामेंट ही ला बनाएगी ना, लेजिस्लेचर। रूल अप्लाई कौन करता है, एग्जीक्यूटिव, आईएएस आईपीएस। रूल एडजुडिकेशन, इसमें क्या है, सॉरी आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग, मैं इसको अच्छे से प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा हूँ, तो जुडिशरी, जुडिशरी इसको देखती है कि सही से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के कुछ प्रोज भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं। प्रोज क्या है, माइक्रोवेव इसने दिया, यूनिवर्सलिस्ट है ये सिस्टम अप्रोच से ज्यादा, डायनेमिक भी बनने की इसने ट्राई किया। कॉन्स क्या है, ये भैया ट्रेडिशनलिस्ट ने बोला कि भैया ये कॉम्प्लेक्स है और अननेसेसरी, हमें समझ में नहीं आती, किसी को नहीं आती। मार्क्सिस्ट ने बोला कि ये वैल्यू फ्री नहीं है, ये भी बाइस्ड है वेस्ट की तरफ और स्टेटस कोइस्ट है। तो गाइज इस तरह से ये थी हमारी कौन सी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। अब आगे चलते हैं, अप्रोच के बाद आगे पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच में क्या है कि हम जब सोशियोलॉजी फैक्टर के साथ पॉलिटिक्स का जो इंटरेक्शन है वो समझते हैं। सोशियोलॉजी सोसाइटी, सोसाइटी से जो रिलेटेड है, कास्ट, क्लास, रीजन, एथनिसिटी, इनका इंटरेक्शन जब पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के साथ या पार्टी पॉलिटिक्स के साथ, उसी को बोलेंगे पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच, ठीक है। तो पॉलिटिक्स अलोन स्टडी नहीं की जा सकती, ठीक है, पॉलिटिक्स कैन नॉट बी स्टडीड अलोन, ठीक है। पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री, नॉट ओनली कॉन्स्टिट्यूशन,
मतलब कि डेवलपिंग कंट्री की अगर हमें पॉलिटिक्स पढ़नी है, अगर उसको समझना है, तो ओनली कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ नहीं होगा। जो ट्रेडिशनल मेथड थे इससे कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करते थे, नहीं, हमें पॉलिटिक्स समझनी है। ठीक है, अब इस अप्रोच के इशू क्या क्या है। स्टार्ट तो ये एज एन अप्रोच हुई थी, लेकिन अभी हाइब्रिड डिसिप्लिन बन चुके हैं, मिक्स हो चुका है। ठीक है, तो ये अलग अप्रोच नहीं है, अरे ये अच्छे से, ये क्या है, पॉलिटिक्स ज्यादा डिपेंड है सोसाइटी पे, तो ये अपना रिलीवेंस भी लूज कर सकती है इस केस में पॉलिटिक्स। तो इससे बचने के लिए एक जो हमारे स्कॉलर थे थेडा स्कोपोल, उन्होंने क्या बोला है कि स्टेट को वापस लेके आओ, ब्रिंग द स्टेट बैक इन। उससे क्या होगा, नए इंस्टीट्यूशनल अप्रोच आएंगे और इंस्टीट्यूशन पे ज्यादा फोकस बढ़ेगा। इंस्टीट्यूशन पे ज्यादा फोकस बढ़ेगा तो पॉलिटिक्स पे ज्यादा फोकस बढ़ेगा, पॉलिटिक्स पे ज्यादा फोकस बढ़ेगा तो पॉलिटिकल की जो रिलीवेंस है वो कम नहीं होगी। तो ये अप्रोच है वो एरिस्टोटल ने डेवलप की थी स्टार्टिंग में अंडरस्टैंड करने के लिए कोज ऑफ रिवॉल्यूशन। उसमें उसने सोशियोलॉजिकल फैक्टर को इंक्लूड किया था कि रिवॉल्यूशन होता किस वजह से है। ठीक है, याद करो एरिस्टोटल को क्या क्या पढ़ा था। मैकवेली ने भी इसमें सोशियोलॉजिकल वेरिएबल को यूज किया था मोनार्की वर्सेस रिपब्लिक के मतलब कंपैरिजन के लिए। नेक्स्ट है मॉडर्न पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। अब ये पॉलिटिकल सोशियोलॉजी हमने पढ़ ली, मॉडर्न पॉलिटिकल सोशियोलॉजी क्या है। ये स्टार्ट कहाँ से होती है, ये मार्क्स से होती है, कार्ल मार्क्स से। अब मार्क्स से ये स्टार्ट होती है जब, तो कार्ल मार्क्स ने क्या प्रपोज किया था, सिस्टेमेटिक व्यू। सिस्टेमेटिक व्यू क्या करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, क्लास कंपोजिशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, मतलब एक सिस्टेमेटिक व्यू दिया था कि क्लास कंपोजिशन को तो समझो पहले। ठीक है, सोशियोलॉजी का यूज करके। तो इस व्यू से क्या हुआ, एक अप्रोच डेवलप हुई मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। ठीक है, मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ सोशलिस्ट पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। इसमें स्कॉलर कौन थे, ग्रामसी थे, अल्थ्यूजर थे, रल्फ मिलीबेंट थे, निकोलस कोलुंटाज थे, हैबरमास थे, ये सब लोग थे इसमें। लेकिन अब इन्होंने बोला कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का यूज करके समझो क्लास का कैसे, मतलब कि कैसे क्लासिफिकेशन हुआ सोसाइटी में, वर्कर के साथ क्या हो रहा है, ये सब बिहेवियर हमें वहीं पे मतलब समझना था क्लास कंपोजिशन में। लेकिन इसके अगेंस्ट एक स्कूल डेवलप हुआ जो कि वेस्टर्न पर्सपेक्टिव था, जिसको लीड किया मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर ने क्या बोला, अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट दिया और लेजिटिमेसी का दिया। ठीक है, और उसके साथ बहुत सारे स्कॉलर थे जो कि मोस्का, परेटो, सी राइट मिल, उन्होंने इलाइटिस थ्योरी ऑफ पर्सपेक्टिव को डेवलप किया। और रॉबर्ट डाल प्लूरिस्टिक जो व्यू था ऑफ पावर, फुको का जो कंसेप्ट था गवर्नमेंटेबिलिटी का। तो ये सारे कॉन्सेप्ट एंटी मार्क्स थे, मतलब मार्क्स की जो थ्योरी थी उस। ठीक है, तो कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं कि ये वेरिएबल कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें, काफी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन रहा है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का, किसमें, पॉलिटिकल साइंस में, डेवलपिंग कंट्री के लिए, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो लेकिन अगर ये ज्यादा मर्ज होगी इसके अंदर तो ये डेंजर भी क्रिएट कर सकता है पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो इस तरह से गाइज हमने क्या देखी है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच। इसको ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल इजी है, एक एक फैक्टर को अच्छे से करना है। नेक्स्ट आ गया न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, ठीक है, न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। सबसे पहले तो ये आई क्यों, क्योंकि जब ये डर हो गया ना कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी की वजह से पॉलिटिक्स का रिलेवेंस खत्म हो जाता है, तो ये न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच आई। उन्होंने बोला कि देखो भैया बात ऐसे है, हम तो इंस्टीट्यूशन पे फोकस करेंगे, हम सिर्फ सोशियोलॉजी पे नहीं करेंगे। मार्च एंड ओल्सन ने एक बुक लिखी थी न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, वहीं से ये क्या आई है, न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच आई है। इसने इनकॉर्पोरेट किया फीचर किसके, इंस्टीट्यूशनलिज्म के, इसमें बिहेवियरलिज्म में। अब क्या है, इन्होंने कहा कि देखो बिहेवियरलिज्म क्या बोलता है कि पॉलिटिक्स को एज ए प्रोसेस पढ़ो, पॉलिटिक्स को एज ए साइंस पढ़ो। ठीक है, पॉलिटिक्स अकेले रूल ऑफ इंस्टीट्यूशन से शेप नहीं होती, बल्कि बिहेवियर ऑफ एक्टर, एक्टर क्या बिहेव करता है, मीन्स क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, पॉलिटिकल बिहेवियर को पढ़ना पड़ेगा इंस्टीट्यूशन की बजाय, ये बिहेवियरलिज्म बोलता है। ठीक है, लेकिन ये सारी बातें बिहेवियरलिज्म वाले न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म नहीं बोल सकता, इसने इंस्टीट्यूशन पे फोकस करने के लिए बोला। अब ये क्या बोल रहा है, इसने कहा देखो सेंट्रलिटी इंस्टीट्यूशन की रहेगी, और अगर एक्टर सेव करेंगे इंस्टीट्यूशन को तो इंस्टीट्यूशन के पास भी कुछ पावर होगी, इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग ही एक्टर को काम करना होगा। कैसे, अब इंस्टीट्यूशन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद थोड़े करेगा अपनी मर्जी से, जो उसके रूल रेगुलेशन है जो डिसाइड करके हैं उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। गवर्नर है, पीएम है, ये सब ऑफिस है, वो इंस्टीट्यूट है, जो गवर्नर का जो इंस्टीट्यूट है, पीएम का, प्रेसिडेंट का, वो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, ना कि पर्सन के अकॉर्डिंग। कुछ हद तक कर सकते हैं लेकिन मोस्टली उसी को फॉलो करना पड़ता है। तो दे मेक स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन रिलेवेंट, अगेन फिर से रिलेवेंट कर दिया उन्होंने इंस्टीट्यूशन को। तो इसको, इसकी ब्रांचेज हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की, क्या क्या है,
रैशनल चॉइस स्कूल, सोशियोलॉजिकल अप्रोच या हिस्टोरिकल अप्रोच और सोशियोलॉजिकल कल्चरल अप्रोच। ठीक है, रैशनल चॉइस में क्या है, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में ये देखा जाता है कि मतलब रोल क्या है डिसीजन मेकर का। ठीक है, और ये माना जाता है कि वो रैशनल एक्टर है, जिसने डिसीजन लिया ये माना जाता है कि यार इतने बड़े इंस्टीट्यूट में ये तो बहुत समझदार लोग होंगे। जैसे किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने डिसीजन ले लिया तो ये बोला जाता है कि काफी ये तो पढ़ा लिखा बंदा होगा। तो ये यही बात करते हैं रैशनल चॉइस को। सोशियोलॉजिकल अप्रोच में क्या है, ये बोला जाता है कि इंस्टीट्यूशन इवोल्व कैसे हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इंस्टीट्यूशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो उसी को एनालाइज किया जाता है सोशियोलॉजिकल या हिस्टोरिकल अप्रोच में, उसकी हिस्ट्री पढ़ी जाती है। सोशियोलॉजिकल कल्चरल में क्या है, क्रिटिसिज्म, जो रैशनल है उसका क्रिटिसिज्म किया जाता है कि देखो एक्टर वैक्टर जो जो भी है वो रैशनल नहीं होगा, सिर्फ रैशनलिज्म के बेस पे डिसीजन लिए जाते हैं, बोले कि हमारे कल्चर को भी ऐड करो, सोशियो फैक्टर को भी ऐड करो। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या थी हमारी नियो इंस्टीट्यूशनलिज्म अप्रोच। ये बड़ी इजी है, ध्यान से पढ़ोगे तो हो जाएगा। उसके बाद है पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच। पॉलिटिकल इकोनॉमी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में सबसे ज्यादा बार पूछ गई है। पॉलिटिकल इकोनॉमी का मतलब है इकोनॉमी को ज्यादा कंसीडर करना। दो फोकस है, कंपेयर करना आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच के, लिबरल वर्सेस मार्क्सिस्ट, ये सब कंपेयर करना इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट स्टेट। नेक्स्ट है, ये स्टार्ट किसने की थी, ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी, एडम स्मिथ की एक बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन। ये फर्स्ट टेक्स्ट बुक थी पॉलिटिकल इकोनॉमी के बेस पे। अब इसने क्या कहा था कि यार स्टेट का जो रोल है वो लिमिटेड रखो, सब कुछ मार्केट के ऊपर छोड़ दो। मार्केट में एक इनविजिबल हैंड होता है, जहां डिमांड जरूरत होती है वहां चीजें आ जाती है, जहां जरूरत नहीं होती वहां नहीं आती। ठीक है, तो ये अगेंस्ट किसके थी, मर्चेंटलिस्ट इकोनॉमी के, जहां बोलते थे कि स्टेट ही सब कुछ है, स्टेट ही करेगा। लेकिन ये पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच है तो कैपिटलिस्ट के लिए थी, तो ये कौन करेगा इसको क्रिटिसाइज, कार्ल मार्क्स ही करेंगे। मैंने बोला कि वेल्थ ऑफ नेशन नहीं होती भाई, वेल्थ ऑफ फ्यू ही होती है, कैपिटलिस्ट की पास ही जाता है पैसा सारा। ठीक है, तो इसी में फिर एक वेलफेयर इकोनॉमी आई। उन्होंने बोला देखो, केन्स ने, केन्स की एक बुक थी इंडस्ट्रियल स्टेट। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा नहीं है कि सब कुछ मार्केट पे छोड़ सकते हैं। उन्होंने बोला कि देखो इंटरवार पीरियड में कैपिटलिस्ट कंट्री ने भी क्या किया था, वेलफेयर मॉडल वाला जो मेथड है वो एडॉप्ट किया था, ये इसने बोला है। न्यू लिबरल वालों ने क्या बोला, मिल्टन फ्रीडमैन है एक नोजिक, इन्होंने क्या बोला, देखो भाई कि ठीक है हम फ्री कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जा रहे हैं, लेकिन स्टेट, उसके बाद कैपिटलिस्ट में चले गए, ठीक है, लेकिन फिर क्या आया, फिर आया कि नहीं कैपिटलिस्ट में तो ज्यादा वो है, मार्क्स आया, उन्होंने उसका वो किया, फिर स्टेट को ज्यादा रोल दे दिया हमने, मर्सेंटलिज्म इकोनॉमी में स्टेट को ज्यादा रोल दे दिया। फिर स्टेट के ज्यादा रोल से करप्शन बढ़ गया, अब ज्यादा करप्शन बढ़ गया तो बोले कि स्टेट को बैक लेके आओ वापिस, कम करो स्टेट का रोल, तो उसको बोलते हैं न्यू लिबरल स्कूल, रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट। और वाशिंगटन कंसेंसस हुई थी, उसके कुछ पॉइंट थे उस टाइम पे, यही बातें की गई थी कि सिर्फ स्टेट एज ए रेगुलेटर का काम करेगा, ज्यादा इंटरफियर नहीं करेगा। ठीक है, एक पब्लिक चॉइस स्कूल भी था, जेम्स बुकमैन और मैनपर ओल्सन। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था, लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन इज पैराडॉक्स। कलेक्टिव एक्शन मतलब एवरी एक्शन इज इंडिविजुअलिस्टिक। ठीक है, इन्होंने बोला अगर करप्शन से बचना है ना तो उन लोगों को रिसोर्स ही नहीं दो। ठीक है, ये था पब्लिक चॉइस स्कूल। नेक्स्ट है वेलफेयर इकोनॉमिक मॉडल। इकोनॉमिक मॉडल में अमर्त्य सेन था, जोसेफ स्टेगलिट्स। अमर्त्य सेन ने कहा कि देखो स्टेट को पूरी तरह से नंबर विड्रॉ करो, स्टेट को सिर्फ कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करने दो। ठीक है, जैसे मान लो स्टेट है कोई, यूपीएससी की कोचिंग के लिए 3 लाख रुपए दे रहा है, अगर किसी का फ्री हो जाता है तो स्टेट कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा है, जो इकोनॉमिक वीक थे या फिर जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने क्या बोला है, इन्होंने बोला रीजन बिहाइंड ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस वाज अब्सेंस ऑफ रेगुलेशन ऑन प्राइवेट सेक्टर। कि जो फाइनेंस क्राइस आया था उस टाइम पे हमने रेगुलेट नहीं किया, इसलिए हमें रेगुलेट करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर को भी, इसलिए उस टाइम पे क्या आया था, हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, अब पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच के प्रोज और कॉन्स देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोज तो ये है कि ये दोनों डाटा को लेती है, नॉर्मेटिव को भी और क्वांटिटेटिव को भी। दूसरा क्या है, क्रिएटिव थ्योरी क्रिएट करती है ये। ठीक है, और उसके बाद क्या है, पॉलिटिकल साइंस एज ए पॉलिसी साइंस, इसने पॉलिसी साइंस बनाया है, पॉलिसी कैसे इंप्लीमेंट किया, और फिट होती है ये क्राइटेरिया ऑफ क्रिएटिव थ्योरी के, मतलब क्या नई चीज क्रिएट की जा सकती है, क्या कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सकती है। दोनों है क्वांटिटी और क्वालिटेटिव। उसके बाद कौन क्या है, नैरो फोकस है, सिर्फ इकोनॉमी पे फोकस है, और बात ये नहीं कि कल्चर को भी भूल गए, सब चीजों को भूल गए, जस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी पे फोकस। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं पुरानी पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच की जो किसी ने लिखी होंगी, जैसे कि स्टिग्लिट्ज ने लिखा ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट, मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क।
इसमें से कोई याद कर लेना, आंसर में डाल देगा देना अगर डाल सको तो। थॉमस पिकेट हुआ कैपिटलिस्ट इन 21st सेंचुरी। जगदीश भगवती ने लिखा इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अमर्त्य सेन ने लिखा इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, तो ये बुक डाल सकते हैं। नेक्स्ट है लास्ट अप्रोच, पॉलिटिकल कल्चरल अप्रोच, पीसीए। इसके एक्सपोनेंट कौन कौन थे? गैब्रियल आलमंड एंड सिडनी ऑर्बा। इसकी बुक थी एक सिविक कल्चर, उसी में इन्होंने ये बातें लिखी हैं कि जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच का ही ये पार्ट है। तो पॉलिटिकल जो कल्चरल अप्रोच है, कल्चर क्या है? एक लॉन्ग टर्म फैक्टर है जो इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल सेव करने में पॉलिटिक्स में, जिसका एम क्या है? अंडरस्टैंड करना नॉर्म्स को, ओरिएंटेशन ऑफ पीपल को टुवर्ड्स पॉलिटिकल सिस्टम। ये किसके ऊपर बेस है? इनपुट आउटपुट मॉडल जो सिस्टम, जो ईस्टर्न की अप्रोच उसके ऊपर। और कंसेप्ट है आइडियल टाइप दिए गए हैं वेबर के द्वारा। दो चीजें, इनपुट आउटर और आइडियल टाइप। कितने टाइप के होते हैं वो आगे देखेंगे। तो कौन सा पॉलिटिकल कल्चर अच्छा है? ठीक है, विच टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर इज कंडीसिव फॉर डेमोक्रेसी। इसका फोकस इसी पे रहा है, क्योंकि वही नाम है ना पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच, इसलिए। पॉलिटिकल कल्चर के चार मॉडल इसने बताए हैं: पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर, सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर और सिविल सिविक कल्चर। ठीक है, पैरोकियल में क्या है? बोल रहे हैं कि यार ना तो लोग इंटरेस्ट ही, ना इनपुट में ना ही आउटपुट में। अंडमान लोग में ट्राइब्स पड़े हैं लोग, ना उनको इलेक्शन से कोई मतलब है, ना उनको वोट डालने से कोई मतलब है, ना उनको अपने प्रेसिडेंट गवर्नर से कोई मतलब है। इनएक्टिव लोग हैं टोटली इस अप्रोच में। सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर में, सेकंड टाइप में, आउटपुट पे मतलब रखते हैं लोग बस। भैया आउटपुट क्या है? भैया रिजर्वेशन मिला क्या? भैया मतलब कि जैसे कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म आए, लोगों को तब समझ में आया। जब उनको बिल बना के पेश किया गया था तब नहीं समझ में आया। ठीक है, यानी कि आउटपुट रिलेटेड। उसके बाद है पार्टिसिपेंट में, दोनों साइड से पार्टिसिपेट करते हैं, इनपुट में भी आउटपुट में। जैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी में था स्वीडन वगैरह में, कि लोग भी बिल मतलब कि वो रख सकते हैं किसी भी हाउस में। ठीक है, रेफरेंडम वगैरह ये सब चीजें। नेक्स्ट है सिविक कल्चर। इन सबको मिला दें और एक बैलेंस वे क्रिएट करें तो ये होता है सिविक कल्चर, जो कि स्टेबल भी होता है और बैलेंस्ड अप्रोच। तो गाइज इस तरह से हमने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आप लोगों को बड़ा समझ में आया होगा ये। अ, थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा थी, इसको मतलब 2 बार भी देख सकते हो आप अगर क्लियरिटी नहीं है। तो मुझे लग रहा है सारी अप्रोच अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई इशू हो तो आप मैसेज कर देना। अदरवाइज थैंक्स ए लॉट।